भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जाने वाले बांध को लेकर अपना पक्ष और चिंताएं व्यक्त की हैं। भारत को अपने क्षेत्र में नदी के जल के प्रयोग का नैतिक अधिकार है और भारत ने चीन के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नदी के ऊपरी क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों से नीचे के क्षेत्र वाले राज्यों के हित प्रभावित ना हों। मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रही सभी गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि चीन ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा चलाई जा रही पनबिजली परियोजनाओं से ब्रह्मपुत्र नदी के जल के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 2006 में स्थापित संस्थागत विशेषज्ञ स्तर की जो व्यवस्था है यानी एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत और कूटनीतिक स्तरों पर सीमा के आर पार वाली नदियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों के संरक्षण के लिए सीमा के आर पार बहने वाली नदियों को लेकर चीन से बातचीत जारी रखने का इच्छुक है। वहीं बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना को लेकर किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है और नदी के निचले प्रवाह वाले क्षेत्र वाले जो देश हैं यानी भारत और बांग्लादेश उनके साथ बीजिंग के अच्छा संवाद आगे भी जारी रहेगा। आज की चर्चा में हम ब्रह्मपुत्र पर चीन के कदमों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी और हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वाधवा सर, पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ब्रह्मपुत्र पर जो चीन के कदम है उन्हें लेकर भारत की बड़ी चिंताएं क्या क्या है? देखिए, चीन के तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर कदम है और सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि यदि एक लोअर राइपेरियन जगह पर एक जो लोअर रीचेस हैं ब्रह्मपुत्र की, अगर उस पर एक बड़ा डैम बनता है तो उसके दो कैपेसिटीज़ हैं। एक तो वो रन ऑफ द रिवर के ऊपर जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो नहीं है, उसमें स्टोरेज की संभावना है। और दूसरा, जब रेनी सीजन ज़्यादा है, जब बरसात ज़्यादा पड़ती है तो पानी जो रिलीज़ हो सकता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बाढ़ें आ सकती हैं। तो ये दो मेन चिंता की विषय है और इसके ऊपर चीन से लगातार बातचीत हो चुकी है और ये जारी भी रहेगी। जैसा कि आपने कहा, जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2006 से एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म कायम है जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें एक दूसरे से बात की जा सकती है। लेकिन जब 2017 में डोकलाम हुआ था तो जो ब्रह्मपुत्र का डेटा था जो जिसके ऊपर हमारी एक एग्रीमेंट है चीन के साथ, उस टाइम पर वो डेटा जो एक्सचेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और चिंता यह है कि यदि ऐसी स्थिति आई तो चीन इसको एक वाटर वेपन के टाइप की तरह से उसको यूज कर सकता है। और ये हो ऐसी भारत की इच्छा है और इसीलिए भारत में इसके चलते काफी चिंताएं जागी हैं। बिल्कुल। जीजी द्विवेदी सर, चीनी पक्ष या कहें चीन ये कई मौकों पर कह चुका है और उसने दोहराया भी है कि वो सिर्फ नदी जल विद्युत परियोजना चलाना चाहता है और नदी की धारा मोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। अगर हम चीन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसे देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इससे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। बैकग्राउंड ये है कि चीन जो है इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, मैं चीन में रह चुका हूँ डिफेंस अटैची। तिब्बत जो है चीन के लिए बहुत अहमियत है तिब्बत की, क्योंकि तिब्बत जो है ये एक दुनिया का वाटर टैंक है। इसमें जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के रिवर्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। चाहे आप मेकोंग ले लो, आप इंडस देख लो, ब्रह्मपुत्र, यालुंग सांगपो बोलते हैं हम तिब्बत में, उनके अपने दरिया जो है हुआंग है, यांगत्जे है, वो सारे यहाँ से निकलते हैं। और चीन जो है इसमें पानी की कमी है क्योंकि स्पेशली उत्तर चीन में पानी बहुत कम है। वहाँ उनकी आबादी 42% है और पानी से 14% है। तो इसलिए चीन की ये चिंता बनी रहती है कि किस तरह हम ये पानी की कमी को पूरी करें। और दूसरा, आपको पता है कि जब चीन में इतनी प्रगति हुई है तो इन्वायरमेंट का बहुत विनाश हुआ है। और अभी चीन की ये प्लान है कि 2060 तक वो
कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है तो उसको जो है क्लीन एनर्जी की बहुत जरूरत है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत जोर है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और ये जो भी डैम की चर्चा हो रही है, इससे पहले चीन ने 4 डैम वहां बना लिए। 2015 में जांगमू डैम जिसकी 510 मेगावाट कैपेसिटी वो बना, फिर दागू में 640 मेगावाट का डैम बना, चिएशू और चिएछा में डैम बन गए हैं। तो ये जो अभी डैम है उनका है 11 डैम बनाने हैं, तो 4 बन चुके हैं और 7-8 डैम और भी बनेंगे। और ये जो डैम बना रहे हैं ये हमारे यहाँ ग्रेट बैंड जिसको बोलते हैं, वहां से ब्रह्मपुत्र यानी कि यार्लंग सांपो भारत के अंदर आता है। तो वहाँ बहुत फॉल है, 2000 मीटर की फॉल है, तो इसलिए ये एक जगह है जहां उनको बहुत बिजली पैदा कर सकते हैं। पर इसका उन पर बहुत असर है। असर 3 बातों पर है। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि हम पानी नहीं डाइवर्ट करेंगे नॉर्थ चाइना पर चीन की प्लान है कि किसी न किसी तरह नॉर्थ चाइना में पानी डाइवर्ट किया जाए। उसमें क्या है कि बहाव में कमी आएगी। ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी अजीब कैरेक्टरिस्टिक है, जब मानसून है तो 80% पानी हमारे अंदर से आता है, जब सर्दियां होती हैं तो ज्यादा पानी तिब्बत से आता है। तो इसलिए जब ये डैम बनेंगे तो वो पानी को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि बहाव कंट्रोल पर। उसमें क्या है, इकोसिस्टम पर बहुत फर्क पड़ेगा और एक तरह के पास हैंडल होगा पानी को कंट्रोल करने के लिए। और हमारा वाटरवे है नंबर 2 जिसमें कम से कम 2 मीटर पानी रहना चाहिए डिब्रूगढ़ और सरिया के बीच में, वो इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। और जबकि ये मैं वहां भी था तब भी ये हमारा एक MOU है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो ये चीन जो है जब इनकी मन मर्जी होती है तो करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो मेरा आपको संक्षेप में ये बताने का और दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पानी है ये एक हथियार बन सकता है, क्योंकि अब कहते हैं कि जो भविष्य की लड़ाइयां होगी वो पानी के ऊपर होंगी और चीन को पानी की बहुत किल्लत है। तो इसलिए ये जो डैम बन रहा है ये हमें इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा निजी क्षेत्र में है तो हमारे ऊपर काफी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मेकोंग वैली में चीन ने वहां भी डैम बनाए हैं, प्रभाव पड़ा है। अभी पीओ के अंदर चीन जो है डायमा भाषा में वहां भी डैम बना रहा है। तो इसलिए चीन की जो डैम बनाने की प्रक्रिया है, कहते हैं दुनिया के जो आधे डैम वो चीन ने बनाए। तो इसलिए मैं ये सोचता कि चीन जो बोल रहे हैं वो इसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि चीन किसी भी MOU पर, किसी भी संधि पर जब दिल करता है उसको तोड़ लेते हैं। और जो आपको पता ही है LAC में किस प्रकार उन्हें सारी संधियां तोड़ी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमें बहुत ही इस पर नजर रखनी पड़ेगी और चीन पर दबाव बनाना पड़ेगा कि देखो ये जो डैम बना रहे हैं ये एनवायरनमेंट के लिए भी इस हानिकारक है और हमारे हित के लिए भी हानिकारक है, और बांग्लादेश को भी साथ लेना चाहिए और हमें इस मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर भी उठाना चाहिए। ठीक है वाधवा सर, जैसे जो बातें जीती द्विवेदी सर ने बोली हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की, उस मुद्दे पर मैं आऊंगी आगे, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी जो हमारे मैकेनिज्म को लेकर बात हो रही है, इंडिया और भारत चीन एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है जो ELM, ये कितना प्रोग्रेसिव रहा, इसका आउटकम क्या रहा, इसे मिलाकर देखें तो क्या अभी आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, काफी कुछ ओपेकनेस है पॉलिसीज में, और जो चीन में होता है वो बहुत कम बाहर आता है। हाँ। और चीन क्या करना चाहता है और अपने जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं उसमें क्या चीन आगे रखता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को देख लें या फिर डेटा शेयरिंग की बात देख लें, और डोकलाम 2017 का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें चीन ने अपना डेटा रोक दिया यूनिलैटरली, तो इस तरह चीन पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। और जैसा कि द्विवेदी सर ने कहा कि चीन ने काफ़ी डैम्स ताबड़तोड़ बनाए हैं। उनकी जो पॉलिसी है वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक वाटर डाइवर्शन की पॉलिसी है। ये बहुत बड़ा प्लान है और इसके चलते आगे जाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है और बांग्लादेश का सवाल है, हम देखें कि चीन के पास दुनिया की 20% आबादी है, लेकिन उसके पास सिर्फ 7% पानी है। इंडिया के पास 17% पॉपुलेशन है और 4% पानी है। और अगर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी की बात करें
तो चीन 9% बाहर से डिपेंडेंट है, भारत 32% बाहर से डिपेंडेंट है, और बांग्लादेश 91% बाहर से डिपेंडेंट है। तो जो वल्नरेबिलिटी है वो भारत में ज़्यादा है, बांग्लादेश में ज़्यादा है। और चीन के पास ये डाइवर्शन के बड़े प्लान्स हैं और उनके पास फाइनेंसेस भी हैं ये सब करने के लिए। लेकिन जो ओपेसिटी है जिसमें वो काम करते हैं, उसकी वजह से भारत को और बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सियांग रिवर जो है, जो भारत में आता है, पहले सबसे पहले अरुणाचल में और उसके बाद असम में, और जिसके बाद वो ब्रह्मपुत्र बनता है। तो हमने 2017 में देखा कि सियांग रिवर काला हो गया था, शायद मिनरल एक्सप्लोरेशन की वजह से। उस टाइम पे चीन ने भारत को कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं दी, और अभी तक उसके बारे में काफी ओपेसिटी है। तो अगर हम एक्सपर्ट लेवल की बात करें तो जैसे आपने कहा, ठीक है, हमारे पास एक बायलैटरल मैकेनिज्म है, लेकिन और चीन कहता है कि हम भारत के साथ में फ्लड रिपोर्टिंग और फ्लड कंट्रोल, डिजास्टर रिलीफ, एनर्जी मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कोऑपरेशन हम जारी रखते हैं, और बांग्लादेश के साथ भी रखते हैं। लेकिन ऐसा हमें देखने को ज्यादा कुछ इसमें मिला नहीं है। इसमें बहुत सुधार की जरूरत जरूर है, लेकिन जब तक चीन इसको नहीं मानता तो सुधार आना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, अभी तक भारत और चीन के बीच में एक वाटर के ऊपर लेकर कोई एग्रीमेंट या एमओयू नहीं है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि किसी के साथ भी इस तरह की एग्रीमेंट जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है इंडस रिवर के ऊपर। तो दोनों तरफ की जो राइट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया और करना भी नहीं चाहता। और जब बात होती है पानी की, तो उसके ऊपर चीन की जो पॉलिसी ये है कि अपने टेरिटरी पे चीन को पूरा राइट है कि वो डैम्स बनाए और अपनी पॉपुलेशन के लिए जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन ये भी बोलते हैं कि हम भारत और बांग्लादेश के इंटरेस्ट को हित में रखकर ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता है। तो इसीलिए भारत को इस पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वहाँ भी क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करता है, बट ऑल्सो इरावदी को कंट्रोल करता है कि म्यांमार को इफेक्ट पड़ता है, और फिर साल्विंग रिवर है जो लाओस को के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और यांगसी जो है वियतनाम के ऊपर भी उसका कंट्रोल है। तो वहाँ पर अभी काफ़ी तबाही मची है, क्योंकि चीन ने अपनी टेरिटरीज में डैम्स बनाए हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत बड़ी इस पर रिपोर्ट तैयार करी है, और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आगे चलकर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन सबसे पहले इसकी चीन की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। ठीक है द्विवेदी सर, जैसे आप और वाधवा सर भी कह रहे हैं कि एशिया के जल नक्शे को अगर देखें तो चीन की स्थिति थोड़ा विशिष्ट हो जाती है, और एक तरफ ये भी है कि जो चीन है वो जल बंटवारे के विचार को ही नकारता है। ऐसे में और ये हम जानते हैं कि कहा जाता है कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के मुद्दे पर ही होगा आगे जाकर। तो ऐसे में कितनी ज़रूरत है कि एक जल समझौता सामने आए, या फिर इस मसले पर हम देखें तो बाकी एशिया के जो बाकी देश हैं वो कितना आगे आते भारत के साथ दिखाई देते हैं? तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि आगे जो भविष्य में जल विवाद जो है ये बहुत उलझ वाला विवाद होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे युद्ध भी होंगे। एलएसी का मसला शायद हल हो जाए, पर ये पानी का मसला जो है ये आसानी से हल नहीं होगा, ये और भी उलझेगा। और जैसे वाधवा साहब ने बताया कि चीन जो है ये किसी भी देश से अपनी एग्रीमेंट नहीं की उन्होंने पानी के ऊपर। इनके सभी दिशा पर देखें तो इनके रिवर्स हैं, चाहे आप कजाकिस्तान देख लीजिए, आप वियतनाम देख लीजिए, आप कोई भी पड़ोसी देश देख लीजिए, इन्होंने बिल्कुल पानी के ऊपर इनकी कोई संधि या कोई एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरी बात है, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो इसलिए जब चीन कोई भी चीज करता है तो वो पहले हो जाती है, फिर बाद में खबर आती है। और यही हमें डर भी है, और मैं कहता हूँ हमें संकोच भी है कि जो चीन कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो छुपा रहा है, बहुत सी चीजें छुपाता है, और छुप के जब चीजें सामने आती हैं तो वो बताता है। जैसे
डैम बना जांगमी के ऊपर, वो तब पता लगा जब 2015 में डैम बन गया और 4 डैम अभी बन गए हैं और डैम बनते जा रहे हैं। तो इसलिए 2 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। एक तो पानी डाइवर्जन का, वो कहते हैं ये रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं, पर उनका पूरा मुद्दा है कि ये डैमों को पॉन्डिंग की जाए और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ पानी ले जाया जाए, इनकी प्लान्स हैं। और चाइना में इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, वो ऐसे इंजीनियरिंग के काम करते हैं जो कि आम देश कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरा ये जो मुद्दा है, ये हमें अपने बायलैटरल तौर पर हमें दबाव डालना है कि देखो इसकी कोई ना कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए। जब एग्रीमेंट होती है, हाँ चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट जो है वो अपने मन मर्जी तोड़ देते हैं, तो फिर भी हमें एग्रीमेंट करनी चाहिए। और बहुत से देश हैं जो उसके अफेक्टेड हैं, जैसे आपने बोला कि पानी का अगर नक्शा देखा जाए तो चीन की बहुत भूमिका है। तो हमें बाकी जो देश है जो लो राइपेरियन स्टेट बोलते हैं, उनके साथ मिलके हमें चीन पर दबाव डालना है कि एक तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तौर पर होनी चाहिए और दूसरी बायलैटरल एग्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो इसका स्ट्रेटेजिक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और वो जो इम्पैक्ट है फिर उसके लिए हमें उसकी बहुत पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये ठीक टाइम है, इसको हमें जोर से उठाना चाहिए। और मैं चीन का एक रवैया बताता हूँ कि चीन जो है वो ताकत को मानता है। अगर आप चुप रहेंगे तो चीन आपको खा जाएगा, तो अगर आप उसका विरोध करेंगे तो चीन मेज पर आएगा। और चीन टेबल पर तभी आता है जब उस पर दबाव डाला जाए और जब आपकी मंशा हो, आप में एक शक्ति हो, तो तभी चीन को हम एक टेबल पर ला सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये मुद्दा बहुत अहम है, इस पर हमें देरी नहीं करनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली चीन पर दबाव डालना चाहिए ताकि हमारी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो और हमें इसके लिए ज्यादा जोखिम ना उठाना पड़े। ठीक है वाधवा सर, आपकी इसको